हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भावी शिक्षक भाई बहनों को शिक्षा जगत में अग्रसर सूर्या ब्राइट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मैथ्स के 30 क्वेश्चन को लिए हैं, जिसमें से पैडागोजी के 15 क्वेश्चन हैं और 15 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके सीटेट, एमपीटेट और अन्य टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। गाइज, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें, और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि गाइज इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी रेगुलर करा रहे हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गाइज, हम सबसे पहले देखते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गाइज, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबा LB प्लस BH प्लस HL, जो L से लेंथ हो जाता है, B से ब्रेड्थ हो जाता है और H से हाइट हो जाता है। यहाँ पर जैसे ये B है और H हो गया इसका हाइट और ये लेंथ हो गया घनाभ का। यहाँ पर हमें क्योंकि पूछा गया है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गाइज? जो यहाँ पर ये क्षेत्र आयत है, एक ये है, अर्थात हम मान सकते हैं कि जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो गाइज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला होता है 2H इंटू L प्लस B। तो यहां पर गाइज क्वेश्चन में दे रखे हैं लेंथ कितना दे रखे हैं? L 4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखे हैं? और चौड़ाई दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहां पर रख देंगे इस फार्मूले में। तो 2 इंटू ऊंचाई कितना है? 2, और लेंथ कितना है? लेंथ हमारा है 4 और प्लस चौड़ाई B, चौड़ाई कितना है? तो 3। तो इसको जोड़ेंगे और सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 प्लस 3 हो जाएगा 7। तो इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइज। आगे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, यदि F सतहों की संख्या, B शीर्षों की संख्या तथा E किनारों की संख्या है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो यहां पर गाइज ये एक यूलर फार्मूला होता है जो सतहों की संख्या, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब इससे संबंध निकालता है। तो यूलर फार्मूला क्या होता है गाइज? हम समझ लेते हैं। यूलर फार्मूला होता है F प्लस B माइनस E इज इक्वल टू 2। ये यूलर फार्मूला है। तो हमें देखना है इस तरह से कौन सा ऑप्शन है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड भी नहीं कर रहा है, इसमें 2 दोनों में नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है? F प्लस B। हाँ बिल्कुल, F प्लस B और इज इक्वल टू, हाँ E इस साइड से उस राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो E प्लस 2, अर्थात यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 2 आयामी आकृति का उदाहरण है? गाइज, 2 आयामी आकृति उन्हें कहते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं। तो यहाँ पर केवल दिए हुए इन सभी में से गोला, इसमें एक कीम, रेखा, वर्ग में 2 आयाम होता है, क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। लंबाई चौड़ाई वर्ग का बराबर होता है लेकिन 2 आयाम है। आयत होता तो लंबाई चौड़ाई अलग हो जाता, लेकिन आयत, वर्ग इन सभी में 2 आयाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC पर इनमें से कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन P, सेकंड ऑप्शन Q, थर्ड ऑप्शन R और फोर्थ ऑप्शन Q और R दोनों। तो यहां पर गाइज एक त्रिभुज A B C इनमें से कौन सा है?
P कहाँ पर है, तो P त्रिभुज के ऊपर है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। 9199 में 1 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। तो गाइज यहाँ पर 9199 में 1 का अंकित मान और स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान, क्योंकि ये इकाई पर है, दहाई, सैकड़ा, अर्थात ये 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 100 ही आ जाएगा। और 1 का अंकित मान 1 होता है, तो अंकित मान क्या होता है, 1 होता है, तो अंकित मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। और जो सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि अंतर कह रहा है, तो अंतर का मतलब दोनों में जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अंतर आता है, तो 99 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है एक सम संख्या हमेशा एक यौगिक संख्या होती है। सेकंड ऑप्शन है एक विषम संख्या हमेशा एक अभाज्य संख्या होती है। थर्ड ऑप्शन है एक प्राकृतिक संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है। और ऑप्शन नंबर 4 है एक अभाज्य संख्या और एक यौगिक संख्या हमेशा सह-अभाज्य होते हैं। तो गाइज इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हमें देखना है। तो गाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक सम संख्या हमेशा एक यौगिक संख्या होती है। तो यहाँ पर एक सम संख्या हमेशा एक यौगिक संख्या नहीं होती है, ये ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट कैसे गलत होगा गाइज, इससे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 एक सम संख्या है, लेकिन 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य है, सम होते हुए भी ये अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2, मान लीजिए एक सम संख्या हमेशा यौगिक अर्थात भाज्य होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमेशा भाज्य होता है, जबकि 2 एक हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक विषम संख्या हमेशा एक अभाज्य संख्या होती है। देखिए एक विषम संख्या हम ऑप्शन लेते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत ही होगा, क्योंकि जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 9 क्या है, ये 9 एक विषम संख्या है, और ये कह रहा है एक विषम संख्या हमेशा अभाज्य संख्या होती है, जबकि 9 एक भाज्य संख्या है। 9 के एक और स्वयं को छोड़कर अन्य भी भाजक है, जैसे 3 से 9 डिवाइड हो जाता है, तो इस प्रकार से यह एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन सेकंड में कहा अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं गाइज, एक प्राकृतिक संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है। बिल्कुल गाइज, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और उसके बाद में इनफाइनाइट तक चला जाता है, तो इस प्रकार से ये एक धन पूर्णांक होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एक अभाज्य संख्या और एक यौगिक संख्या हमेशा सह-अभाज्य होते हैं। गाइज यहाँ पर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 3 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, और हम इसके साथ में एक यौगिक संख्या लेते हैं 9, ये हमारा कौन सा भाज्य संख्या है या यौगिक संख्या कहते हैं, यौगिक संख्या। तो ये एक प्रकार का, अब इन दोनों का सहभाज्य होता है। 3 और 9 सहभाज्य संख्या नहीं है, जो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, अगर उनका मासा 3 है तो दोनों संख्याएं हैं। गाइज यहाँ पर जब कभी भी अनुपात में संख्याएं दी होती हैं तो उनको जब लिखते हैं हम, तो उनके मासा से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अर्थात उन सभी संख्याओं को हम उनके मासा से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम मान लेते हैं ये 5x संख्या है और ये दूसरी संख्या क्या है, 6x है। तो यहाँ पर गाइज ये जो x है ये क्या है, इस संख्या की मासा है, इस संख्या का मासा है। तो जो हमारे इस क्वेश्चन में दे रखे हैं कि उनका मासा 3 है, अर्थात x का वैल्यू कितना दे रखे हैं, 3। तो हमें उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, 5 × 3 जो कि हो जाएगा 15, और सेकंड हमारा संख्या हो जाएगा 6 × 3 जो कि हो जाएगा 18। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हमारे कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 15 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो गाइज इस क्वेश्चन में दे रखे हैं
7,654 माइनस 3,456 माइनस 2,345 का मान क्या होगा। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है गाइस, इसे हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल भाषा में। 7,654 और 3,456 इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद में हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,198। इसके बाद में अब हम सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं, अब 2,345 को सब्सट्रैक्ट करना है। 2,345 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे गाइस तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1,853, जो कि 1,853 ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं गाइस, एक पार्कर कलम की कीमत 50 रुपये है, तो ऐसे ही 25 कलम की कीमत क्या होगी। गाइज यहाँ पर एक कलम की कीमत कितना है, एक कलम 50 रुपये का है, तो इसी प्रकार के कितने 25 कलम की कीमत क्या होगी। तो इसी प्रकार के 25 कलम की, अर्थात एक में कितने से मल्टीप्लिकेशन हुआ 25 से, तो यहाँ पर 50 में कितने से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 25 से, तो 25 पंचे 125 अर्थात 1250। यहाँ पर जिसका 25 और 50 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1250 अर्थात 25 पेन का दाम हो जाएगा 1250 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, 32 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग है। 32 के सभी धनात्मक गुणनखंड, गाइस धनात्मक गुणनखंड पहले देख लेते हैं 32 के कौन कौन से हैं। तो 32 के धनात्मक गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4 और 8 और हो जाएंगे 8 के बाद में 16 और 16 के बाद में 32 स्वयं। तो अब इनका योग क्या होगा, इन सभी धनात्मक जो गुणनखंड है 32 के, इनका योग क्या होगा। इसको हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में फिर हम देखते हैं इनका योग क्या होगा। तो ये जोड़ने के बाद में आ जाएगा 2 1 3 4 7 8 15 15 16 31 31 32 63, यहाँ पर 63 आया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, अगर एक कार 1 मिनट में 250 मीटर की दूरी तय करती है तो वो 35 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कार को हम देख लेते हैं गाइज कि एक कार 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है। 1 मिनट में ये 250 मीटर, तो हमें कितनी दूरी चलना है 35 मिनट में। अच्छा 35 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी, तो 35 मिनट, अर्थात यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह 1 से 35 पर आने के लिए हमने 35 से यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया है। तो अब 250 से हमें आगे जानना है और 35 का निकालना है, तो यहाँ 250 का 35 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 250 का 35 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 8750, 8750 मीटर, ये मीटर होगा। ये 35 मिनट में ये कार 8750 मीटर जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में किलोमीटर में दे रखे हैं गाइस, तो 8750 को 1000 से भाग देंगे, 8750 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 8.75 किलोमीटर। तो यहाँ पर 8.75, इसको हम लिख सकते हैं 8 किलोमीटर और 750 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन है 350 ग्राम चीनी को एक थैले में रखा जा सकता है, तो 17.5 किलोग्राम चीनी के लिए ऐसी ही कितनी थैलियों की जरूरत होगी। तो 350 ग्राम चीनी को एक थैले में रखा जा रहा है और टोटल चीनी हमारे पास 17.5 किलो है, जिसको एक इसी प्रकार की थैलियों में रखना है। तो गाइस यहाँ पर हम 17 किलो 500 ग्राम को 350 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो 17 किलो 500 ग्राम को हम
टोटल ग्राम में लिख लेते हैं 17,500 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे 350 ग्राम से, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएंगे और हमारा बच्चा 35 का इसको डिवाइड करेंगे तो 35 पंचे यानी कि 50 बार जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पर 50 आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद में, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन है गाइज। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, जिससे उन लोगों तक वीडियो पहुंच सके जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। ओके गाइज। और गाइज हम इसके बाद में यूपी टेट, केबीएस और सुपर टेट के लिए स्पेशल बैच लाने जा रहा हूं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि अब हम टॉपिक वाइज रेगुलर क्लास देंगे यूपी टेट, सुपर टेट और केबीएस मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। 7.2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? गाइज 7.2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर तो 7.2 किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और हमारा आंसर आ जाएगा 7200 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे किस में, थर्ड ऑप्शन में दे रखे हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं? एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं? तो गाइज एक सप्ताह में हमें मिनट कितने मिनट होते हैं ये ज्ञात करना है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में एक दिन में फिर कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे अर्थात एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो आएगा वही ये आंसर हो जाएगा। अर्थात एक सप्ताह में 7 दिन, और 7 दिन में एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे, और 24 घंटे अर्थात एक घंटे में कितने मिनट? तो 60 मिनट, क्योंकि मिनट में मुझे आंसर चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाइड जब करेंगे गाइज, तो मल्टीप्लाइड करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 10080, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन था गाइज, कोई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन में से नहीं है। ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 5, 7, 11, 13 में अगली संख्या क्या होगी? तो गाइज यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यहाँ पर हम देखते हैं 2 + 1 3 हो गया, और 3 + 2 5 हो गया, और 5 + 2 7 हो गया, यानी कि +2 और 7 + 4 हो गया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा गाइज। ये हम देख रहे हैं ये एक अभाज्य संख्या की श्रृंखला है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि एक अभाज्य संख्या है। तो नेक्स्ट संख्या हमारा क्या होगा? 13 के बाद में अभाज्य संख्या क्या होता है? 17 हो जाएगा। नेक्स्ट यानी कि हमें ज्ञात क्या करना था? 17। नेक्स्ट संख्या, अगली संख्या ज्ञात करना था, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17। बैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार एक छात्र जो विभिन्न आकृतियों के संग्रह में से आयतों को अलग कर सकता है, वो कौन से स्तर पर है? फर्स्ट ऑप्शन है स्तर 2 अनौपचारिक अनुमान, सेकंड ऑप्शन है स्तर 3 औपचारिक अनुमान, थर्ड ऑप्शन है स्तर 4 स्तर 0 मानसिक चित्रण, और फोर्थ ऑप्शन है स्तर 1 विश्लेषण स्तर पर। तो गाइस बैन हिले के ज्यामितीय विचार के अंतर्गत हमने बैन हिले के ज्यामितीय विचार के सभी पार्ट को अच्छे से पढ़ाया हुआ हूँ, जिसको इस वीडियो के अंत में वीडियो का प्लेलिस्ट ही डाल दूंगा, वहां से पेडागोजी के सारे क्वेश्चन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और गाइज यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है वो 0 स्तर पर है। मानसिक चित्रण बच्चे की ज्यामितीय आकृति को उनकी भौतिक बनावट के आधार पर पहचानते हैं, न कि उनके भागों और गुणों के द्वारा वह पहचान सकते हैं। अर्थात वह बनावट के आधार पर बच्चा उस चीज को समझ जाता है कि ये आयत है। अर्थात बच्चे के अंदर चाक्षुषीकरण अर्थात मानसिक चित्रण अवस्था में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? छात्रों को गणित समझने में सहायता करना, सार्थक क्षमता का विकास करना, गणित के लिए बच्चों की योग्यताओं का विकास करना, ज्यामिति के प्रमेय को प्रतिपादित
करना तथा उनके स्वतंत्र रूप से प्रमाणित करना। तो गाइज यहाँ पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के गणितीय योग्यताओं का विकास करना। इसका अर्थ है कि बच्चे गणितीय भाषा का प्रयोग करने के किसी भी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं और गणित उपकरण की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज। एक छात्र 4 भुजाओं वाली आकृतियों में से गुणों के आधार पर आयतों की पहचान करता है। यह एक आयत है। छात्र बताता है यह एक आयत है क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक तरफ की भुजा दूसरी तरफ की भुजाओं से लंबी होती है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बैनहिले की ज्यामितीय चिंतन के अनुसार ये बच्चा किस स्तर पर है। तो गाइज यहाँ पर हमें बताना है कि बच्चा किस स्तर पर है। स्तर ऑप्शन नंबर 1 है स्तर 2 अनौपचारिक अनुमान। ऑप्शन 2 है स्तर 3 औपचारिक अनुमान। ऑप्शन 3 है स्तर 0 मानसिक चित्रण और ऑप्शन 4 है स्तर 1 विश्लेषण। तो गाइज ये बच्चा स्तर 1 अर्थात विश्लेषण अवस्था में है क्योंकि विश्लेषण के स्तर पर छात्र आकृतियों को उनकी श्रेणी के रूप में पहचानते हैं। वे 2 और 3 आयामी अर्थात 2 आयामी या 3 आयामी 2D या 3D के आकृतियों की विशेषताओं को वर्णन करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। NCF 2005 महत्वाकांक्षी सुसंगत और उपयोगी गणित पढ़ाने की बात करता है। यहाँ पर सुसंगत का क्या अर्थ है? केवल छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा बड़े लक्ष्य प्राप्त करना ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 2 गणित को दूसरे विषयों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर 3 गतिविधियों पर आधारित शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में ICT का प्रयोग करना। तो गाइज यहाँ पर हमें बताना है सुसंगत का क्या अर्थ है। तो केवल छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा बड़े लक्ष्य प्राप्त करना, ये NCF नहीं कहता है। ये केवल शब्द सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। केवल आते ही ऑप्शन को हमें कट कर देना है। नेक्स्ट है गणित को दूसरे विषयों से जोड़ना, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सुसंगत जो है इसका अर्थ है दूसरे विषयों के साथ गणित को जोड़ना। यह प्रयास गणित के अध्ययन को अर्थपूर्ण बनाता है और गणित को लगभग सभी विषयों के साथ में समेकित किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ना कि 3rd ऑप्शन और 4th ऑप्शन। नेक्स्ट गाइज, एक विद्यार्थी के नए सूत्रों का निर्माण करने की योग्यता बने बनाए सूत्रों को प्रयोग करने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। आपके विचार से इसके लिए कौन सा अधिगम उपागम सबसे उपयुक्त है? प्रासंगिक अधिगम, रचनावाद, सहयोगात्मक अधिगम और दक्षता अधिगम। तो गाइज यहाँ पर जो रचनावाद होता है, रचनावाद उपागम के अंतर्गत विद्यार्थी अपने विचारों को रचना करते हैं, अपने विचारों की रचना करते हैं तथा विचारों तथा उपागमों की जांच अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर एक विद्यार्थी बने बनाए सूत्र का प्रयोग करने के स्थान पर अपने नए सूत्र का निर्माण खुद से करते हैं, ये रचनावाद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट गाइज, एक विद्यार्थी को 5 मीटर को सेंटीमीटर में व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, उसका उत्तर 50 सेंटीमीटर है। ये किस प्रकार की त्रुटि है? विद्यार्थी को 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कहा जाता है और उसका उत्तर 50 सेंटीमीटर है। ये किस प्रकार की त्रुटि है? पुनर्वर्गीकरण की त्रुटि, आधारभूत तथ्य की त्रुटि, गलत आकलन की त्रुटि और दोषपूर्ण प्रक्रिया। तो गाइज, पेडागोजी के जितनी भी त्रुटियां होती हैं उनको हमने लेक्चर 7 में कवर कर चुका हूं। आप लोग लेक्चर 7 अभी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, वहां से सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं।
तो गाइज यहाँ पर बच्चे को अभी आधारभूत त्रुटि का अभाव है, अर्थात बच्चा ये नहीं बता पा रहा है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसको इस चीज की, इस तथ्य की ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट गाइज आगे चलते हैं। सही उत्तर का उत्पीड़न परिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है? समस्या समाधान की विभिन्न विधियों की तुलना करने के लिए छात्रों पर दबाव डालना, सिखाई गई आकलन विधि का प्रयोग एक सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना, समस्या समाधान करने के कई तरीके सामने रखना, अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना तथा विद्यार्थियों को भ्रमित करना, बच्चों को अपने दिमाग प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना। तो गाइज यहाँ दबाव डालना और भ्रमित करना, देखते ही हमें ऑप्शन को काट देना है। अब हमारे सामने बच्चों को अपना दिमाग प्रयोग करने के लिए बहुत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? ये बच्चों के लिए, ऑप्शन 4 बच्चों के लिए सही है, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चन में हमारे कहा गया है सही उत्तर का उत्पीड़न। उत्पीड़न हमें देखना है कि सही उत्तर का उत्पीड़न क्या होता है, इसका वास्तविक परिभाषा क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिखाई गई आकलन विधि का प्रयोग एक सही उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जिस विधि का प्रयोग करना चाहिए सिखाई गई उस विधि से बच्चे को हमेशा सही उत्तर ही लाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बच्चे अपने दिमाग से विभिन्न प्रकार से सोचते हैं और उनमें एक समस्या को कई तरह से हल कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही गया है सही उत्तर का उत्पीड़न। उत्पीड़न का अर्थ हुआ कि मतलब बच्चे को परेशान किया जा रहा है कि एक ही तरह से आप आंसर करिए, जबकि बच्चा अपनी स्वतंत्र मस्तिष्क से स्वतंत्रता पूर्वक विभिन्न प्रकार से आंसर ला सकता है। तो यहाँ पर इसका सही परिभाषा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की पाठ्य पुस्तकों में किस सुझाव से बचना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है पाठ्य पुस्तकों में उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे सामान्यतः बच्चे बोलते और समझते हैं। ऑप्शन 2 है बहुत अधिक चित्रों से बचना चाहिए और अभ्यास प्रश्न करने के लिए पर्याप्त स्थान देना चाहिए। ऑप्शन 3 है भाषा और चित्र लिंग और समानता को ध्यान में रखते हुए दिए जाने चाहिए। ऑप्शन 4 है गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग दूसरे विषयों की अवधारणाओं के साथ क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि गणित को गहराई से समझा जा सके। तो गाइज यहाँ पर हमें पूछा गया है प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की पाठ्य पुस्तकों में किस सुझाव से बचना चाहिए? हमें बचना चाहिए, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बचना चाहिए, इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन हमारा तो सही हो रहा है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चे बोलते हैं, ये बच्चों के लिए सही है, ये बचने वाली चीज नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? बहुत अधिक चित्रों से बचना चाहिए। बहुत ऑप्शन 3 देखते हैं भाषा और चित्र लिंग और समानता के ध्यान में रखते, ये भी बच्चों के लिए सही है। और ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? ऑप्शन 4 कह रहा है गणितीय अवधारणाओं का प्रयोग दूसरे विषयों की अवधारणाओं के साथ क्रमबद्ध करके, बिल्कुल गणितीय अवधारणाओं को अन्य विषयों के साथ जोड़कर ही पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज कह रहा है सेकंड ऑप्शन में बहुत अधिक चित्रों से बचना चाहिए, जबकि ये गलत है। बहुत अधिक चित्र, बच्चे ये बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, अर्थात इनको बहुत से अभी मूर्त चीज दिखाएंगे तब उस पर एग्जाम्पल देंगे तभी बच्चे समझ पाएंगे, क्योंकि ये बच्चे प्राथमिक स्तर पर हैं, ये बाल्यावस्था में हैं और इनको हम बहुत से चित्र से बचना ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों के लिए ये गलत हो रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो गाइस आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 निम्न में से किसके पक्ष में नहीं है? गणित की संख्याओं रहित क्षेत्रों को उचित स्थान देना, जैसे स्थान, दृश्य, प्रतिमान और समंकों की व्याख्या। ऑप्शन 2 है संख्या प्रतिरथों सहित संख्याओं की समझ का विकास करना। ऑप्शन 3 है बच्चों को बहुत बड़ी संख्या लिखे ताकि बच्चों की ज्ञानात्मक क्षमता का विकास किया जा सके। और ऑप्शन 4 है भिन्नों और दशमलव के अवधारणाओं आधार को सशक्त करना।
क्योंकि गाइज यहाँ पर पूछा गया है पक्ष में नहीं है, नहीं शब्द को याद रखना है, क्योंकि सीटेट में नहीं शब्द बहुत आते हैं। इन नहीं शब्द हमें ध्यान रखकर ही ऑप्शन को चूज करना रहेगा। तो गाइज यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ बच्चों को बहुत सी संख्याएं लिखकर उनको ज्ञानात्मक पक्ष की जांच करने के लिए नहीं कहता है। हम अरब संख्या तक, करोड़, अरब, पदम संख्य तक चले जाएंगे तो उससे बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष की जांच नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, डाट, गेम, पैटर्न आदि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। किस प्रकार की सहायता करते हैं? स्थानिक समझ की योग्यता बढ़ाने में, संख्याओं की तुलना की समझ का विकास करने में, गणना के कौशल को सशक्त करने में, आधारभूत संक्रियाओं को समझने में। तो गाइस हमने टेनग्राम, अबेकस, जियोबोर्ड, जियोजेब्रा, संख्या चार्ट सभी पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप पेडागोजी के उस प्लेलिस्ट को जरूर देखें और वीडियो को देखें, अपना फीडबैक जरूर करें। उन वीडियो पर अपना फीडबैक अवश्य दें और वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ पर हमने पेडागोजी के सारे चैप्टर को कवर कर चुका हूँ। टेनग्राम के द्वारा बच्चे के अंदर जो हाथ से हेर फेर करने वाले उपकरण जैसे टेनग्राम हुआ, डाट, गेम, पैटर्न आदि का प्रयोग छात्र की गणितीय स्थानिक समझ को विकसित करते हैं। इसमें बच्चे स्थानिक समझ को बढ़ाते हैं। ये उनके ज्यामितीय तथा तर्क संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता करती है। तो यह ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि टेनग्राम, डाट, गेम ये स्थानिक समझ को बढ़ाते हैं, जबकि संख्याओं की तुलना, समझ, गणना कौशल और आधारभूत ये अन्य कौशल में आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज। टेनग्राम किसे विकसित करने में सहायक नहीं है? सहायक नहीं है गाइज, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं सहायक है। पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि सहायक है और यहाँ पर हमें सहायक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है दृश्यात्मक स्थानिक कौशल में, सेकंड ऑप्शन है स्थानीय मान की अवधारणा में, थर्ड ऑप्शन है ज्यामितीय शब्दावली की समझ में और फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न आकृतियों के बीच संबंधों की समझ में। तो गाइज यहाँ पर टेनग्राम के लिए ये टेनग्राम की चित्र है जिसमें 5 त्रिभुज हैं और एक वर्ग है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हम टेनग्राम को पीछे पढ़ा चुके हैं, उसमें उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर गाइज स्थानीय मान ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। सहायक नहीं है। टेनग्राम किस चीज़ की विकसित करने में सहायक नहीं है? तो वो टेनग्राम स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित नहीं करता है। टेनग्राम दृश्यात्मक स्थानीय कौशल का विकास करता है, टेनग्राम ज्यामितीय शब्दावली का विकास करता है और विभिन्न आकृतियों के बीच संबंध को विकसित करता है, क्योंकि बच्चे इन टेनग्राम के इन चित्रों को लेकर विभिन्न आकृतियों को बनाते हैं। तो ये विभिन्न आकृतियों को विकसित करता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज। आप कक्षा 4 के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल और परिधि की अवधारणा का शिक्षण करने में कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे? अबेकस, जियोबोर्ड, भिन्निकी डिस्क या आधार 10 ब्लॉक? तो गाइज यहाँ पर इसका सही ऑप्शन जियोबोर्ड हो जाएगा। और जियोबोर्ड क्या होता है गाइज? तो जियोबोर्ड एक बोर्ड होता है जो कि यहाँ पर ये बना हुआ है। जियोबोर्ड ये बना हुआ है जो एक प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें कुछ कीलें होती हैं। एक बैंड को विभिन्न तरीके से इन कीलों पर रखा जाता है। विद्यार्थियों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों तथा संबंधित अवधारणाओं को समझते हैं इसके द्वारा। सो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन है, रवि वस्तुओं के एक छोटे संग्रह में से वस्तुओं की सही संख्या बता सकता है। वो कौन सी अवस्था में है? क्रियात्मक अवस्था में, उद्गमी अवस्था में, मात्रा निर्धारण अवस्था में, विभाजन अवस्था में? तो यहाँ पर गाइज रवि है वो एक छोटे संग्रह से वस्तुओं की सही संख्या बता सकता है, अर्थात रवि जो है वो उद्गमी अवस्था में है, क्योंकि उद्गमी अवस्था में छात्र
छोटे से संग्रह में वस्तुओं की मात्रा की तुलना उससे बड़े, उससे छोटा या उसके बराबर जैसी शब्दों से कर सकते हैं। वे कहे गए शब्दों में से कही गई बातों को, संख्याओं को अलग कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, सीनू साधारण जोड़ घटाव जैसे 2 + 3 या 4 - 2 की समस्याओं को हल कर सकती है, जो उसे भूमिका निर्वहन में एक कहानी के माध्यम से दिए जाते हैं। वो कौन से स्तर पर है, तो हमें बताना है सीनू कौन से स्तर पर है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिलान अवस्था में, सेकंड ऑप्शन है उद्गमी अवस्था में, थर्ड ऑप्शन है मात्रा निर्धारण करने की अवस्था में और फोर्थ ऑप्शन है विभाजन अवस्था में। गाइस सीनू मिलान अवस्था में है। किस अवस्था में है? मिलान अवस्था में, क्योंकि मिलान अवस्था में छात्र कम से कम 2 अंकों की संख्या तक की संख्याओं के क्रम को स्मरण करने के योग्य हो जाते हैं। वे एक दूसरे संग्रह का मिलान एक दूसरे जोड़े से बना लेते हैं। ये एक संग्रहों की तुलना एक एक करके कर लेते हैं और वे कहानी के रूप में दी गई छोटी संख्याओं की समस्याओं को हल कर सकते हैं, जिसमें उन्हें कुछ को जोड़ने की आवश्यकता होती है और कुछ को घटाने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की कल्पना सीनू के अंदर आ गया है, जो कि मिलान अवस्था में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं गाइज, निम्न में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? मापन, दृश्य, अनुमान और याद करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गणित में दक्षता हासिल करने का सबसे आसान तरीका समस्याओं को हल करना, क्योंकि ये विषय सैद्धांतिक, कम संख्याओं और गणना पर अधिक आधारित है। ये रटने से केवल गणितीय सूत्रों को याद किया जा सकता है और एनसीएफ 2005 कभी भी रटने के लिए नहीं कहता है। सो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा है प्लीज़ फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक एवं अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए। आपके लाइक और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।